नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। कांग्रेस यही नारा देकर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरी थी, लेकिन नतीजे आए तो आम आदमी हाथ का साथ छोड़ चुका था। आलम यह हो गया है कि हाथ का साथ अब अपनों ने भी छोड़ना शुरू कर दिया है। बिहार झारखंड में दूसरे दलों का हाथ थामकर जो कांग्रेस अपना हाथ मजबूत करने की कवायद में जुटी है, अब उसी हाथ को कमजोर करने में उसके अपने ही जुट गए हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं, बिहार झारखंड में कांग्रेस का भविष्य किसके हाथ? हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उधर मांझी का साथ छोड़कर लालू के साथ के सहारे सियासी नैया को चुनावी वैतरणी के पार लगाने की कवायद में नीतीश जुटे हैं, लेकिन मांझी के कारण इंजीनियर रह चुके नीतीश को जरूरत है नए सोशल इंजीनियरिंग की। लेकिन इस इंजीनियरिंग पर बीजेपी सवाल उठा रही है। हम इस इंजीनियरिंग का भी डीएनए करेंगे। साथ ही बात होगी झारखंड की सियासत में पुरवैया डीएनए के असर की। बिहार में कांग्रेस लगातार पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। इसके लिए नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहां कांग्रेस गुटबाजी की भेंट चढ़ रही है। अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के खिलाफ पार्टी के एक धड़े ने गुप्त बैठक की। हालांकि इस गुप्त बैठक के एजेंडे का खुलासा हो गया है। इसमें शामिल पार्टी नेताओं की मांग है कि अशोक चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष और सीपी जोशी को प्रदेश पार्टी प्रभारी पद से हटाया जाए। बैठक के बाद कैसा नजारा था और अशोक चौधरी विरोधी गुट के नेताओं का क्या कहना था, ये जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता अमित झा ने। तो सीपी जोशी और अशोक चौधरी के खिलाफ बिहार कांग्रेस के कुछ वरीय नेताओं ने गुप्त बैठक की है और यहाँ पे देखिए कई कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे मौजूद हैं और इम्पोर्टेंट नेता में आप देख सकते हैं प्रेमचंद मिश्रा, कुमारी ज्योति, संजीव टोनी सहित कई जो इम्पोर्टेंट नेता हैं बिहार कांग्रेस के वो मौजूद हैं। और एक नाराज़गी जो है वो तमाम जब कार्यकर्ता भाषण दे रहे थे, यहाँ पे अपनी बात रख रहे थे, तो उसमें वो नाराज़गी झलक रही थी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी और जो बिहार के प्रभारी हैं सीपी जोशी, उनके खिलाफ। आखिर इसका क्या कारण है? अगर बात करें तो ऐसे भी कई दिनों से बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कोशिश करते हैं ये जानने की कि जो नाराज़गी है, जो लगातार नाराज़गी सामने आती रही है, उसका प्रमुख कारण क्या है। प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या प्रमुख कारण है? देखिए, हम लोग का पर्पस है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसे आला कमान तक पहुंचाएं। उसी पर आज सब कई जिला के पूर्व अध्यक्ष लोग हैं, कई प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कई प्रदेश के कई पूर्व मंत्री लोग हैं, वरिष्ठ नेता लोग हैं। हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि अगले सप्ताह दिल्ली जाएं, सोनिया जी, राहुल जी से मिलकर जो पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना है कि बिहार में कांग्रेस को और कैसे मजबूत करें और उसमें हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज्योति जी, आप तो हमेशा से बेबाकी से बोलती रही हैं, आखिर नाराज़गी किस बात को लेकर है? अशोक चौधरी से किस बात को नाराज़गी? क्या लगता है वो पार्टी को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं? हमारी व्यक्तिगत अशोक चौधरी से लड़ाई नहीं है। अशोक चौधरी एक व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के नाते हमने अपने इतने 30 सालों के तजुर्बे में मैंने ये देखा है कि कांग्रेस पार्टी के संविधान के तहत और कांग्रेस पार्टी के लोगों की बातों को जिस तरह से, जिस प्रकार से सबको साथ लेकर के चलने का है, वो अशोक चौधरी में बिल्कुल ही नहीं है। मैं ये साफ तौर पे कहना चाहती हूँ कि जिस सदाकत आश्रम को मौलाना मजहरुल हक साहब ने बनाया था, वहाँ से आंदोलन होता था, राजेंद्र बाबू आते थे, तमाम लोग आते थे। उस जगह पे सदाकत आश्रम में होली मिलन के नाम पे इतनी अभद्रता हुई, वहाँ औरतों को नचाया गया, गुलाल लगाया गया, शराब पी गई, शराब के नशे में दूध पाया गया, पिक्चर देखा, फोटो देखा। हम लोग अब कहीं से कांग्रेसी कहलाने के लायक नहीं हैं। हम कांग्रेसी है, सत्य अहिंसा। शिकायत आला कमान से ये नाराजगी जो है वो सिर्फ अशोक चौधरी के खिलाफ है या बिहार पर है? चौधरी और सीपी जोशी के खिलाफ है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का कार्यकर्ता ये ऊपर के नेताओं की वजह से परेशान है
और इस परेशानी को जब तक दूर नहीं करेंगे हम लोग, बिहार में कांग्रेस वापस नहीं आएगी। हम लोग का ये प्रण है। तो ये हालात कि अशोक चौधरी और सीपी जोशी को तुरंत मैडम सोनिया गांधी हटाएं या फिर हम लोगों को हटा दें। हम लोग इस्तीफा देने के लिए देख सकते हैं कि हटाने की मांग चल रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और ऐसे में कांग्रेस जो कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक रहा है, लेकिन आज की डेट में जिस तरह से एक मुहिम चलाई जा रही है अशोक चौधरी और सीपी जोशी के खिलाफ, वो अब खुलकर सामने आने लगा है। कैमरा पर्सन केपी सिंह के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। कांग्रेस के अंदर की गर्मी को सुलगाने वाली बैठक में इत्तेफाक देखिए कि गर्मागर्म सूप का दौर चल रहा था। इधर झारखंड कांग्रेस में भी बगावत की आग तेज होती जा रही है। संगठन के भीतर निशाने पर प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत हैं। विधायक इरफान अंसारी ने सुखदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इरफान ने सुखदेव को हिटलर तक करार दिया है। हालांकि दूसरी ओर सुखदेव के समर्थन में भी पार्टी नेता खड़े हैं। ये नहीं चलेगा पार्टी में। अगर पार्टी पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं तो क्या बात है, इसी जांच की विषय बनता है, जांच करना चाहिए उनको। और ऐसा नहीं कि जांच अगर इस्तीफा दिया तो स्वीकार कर लीजिए। आपको हिटलर नहीं है यार, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको सबको लेके चलना पड़ेगा आपको। पर हम लोग हैं उनके साथ, निकाल कैसे सकते हैं पार्टी से। छोटा ग्रुप हमेशा अपने आप को डोमिनेट कराने का कोशिश करता है, अनर्गल बयान देके या विरोध में बयान देके, दल के खिलाफ बयान देवे, नेता के खिलाफ बयान देवे, या हमें तो कहता हूँ खुद अपने बारे में बयान दे रहे हैं, गलत हो। इस पार्टी में है, उस पार्टी को कमज़ोर करने का जो बयान देते हैं वो अपने भी खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो इन बयानों से कुछ होना जाना नहीं है। कांग्रेस का अध्यक्ष प्रदेश का बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, इसका निर्णय आला कमान लेती है। और कुछ लालच में आके कुछ अपने महत्वाकांक्षा को लेके इस तरह की बात हमेशा करते रहते हैं। दरअसल बिहार और झारखंड में कांग्रेस इतिहास में अपने बुरे दौर से गुजर रही है। बिहार में कांग्रेस पिछले 25 साल से सत्ता से बाहर है, तो वहीं झारखंड में उसका जनाधार लगातार घट रहा है। इन दोनों राज्यों में पार्टी के गर्त में जाने की कई वजहें हैं, लेकिन सबसे अहम वजह पार्टी के अंदर की गुटबाजी है, जो दोनों राज्यों में चरम पर है। बिहार में कांग्रेस के गुट प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, तो वहीं झारखंड में एक गुट प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को हटाने की मांग कर रहा है और उसका नेतृत्व जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी कर रहे हैं। 1985 के चुनाव तक झारखंड बिहार में कांग्रेस की तूती बोलती थी। 1990 से झारखंड बिहार में कांग्रेस पर शनि का प्रकोप चला, कांग्रेस का पतन होने लगा। हर चुनाव में कांग्रेस की सीट घटती रही। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के पतन या इस हालात के लिए दोषी कौन है? सच ये है कि बिहार झारखंड कभी भी कांग्रेस की प्राथमिकता सूची में नहीं रहा। एक दो मौकों को हम छोड़ दें तो उसकी उपेक्षा कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने भी की है, और यही कारण है इन राज्यों में कांग्रेस कौन क्या बिगाड़ लेगा, किसकी हिम्मत है कि कार्रवाई करे, इसी नीति पर चल रही है। उन्हें अब बदनामी की चिंता नहीं है। संगठन तार-तार हो चुका है लगभग। कांग्रेस की बैठकों में हाथापाई होती है, शिकायत होती है, जांच के आदेश दिए जाते हैं और आखिर में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती और दोषियों को बचा लिया जाता है। यही कारण है कि अनुशासन का दंभ भरने वाली पार्टी में अनुशासन तार-तार हो रहा है। आपको बता दें कि इतना सब होने के बाद भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बार बार कहता रहा है कि वो सारी चीजों को बदल कर रख देंगे। अगर सचमुच में बदलाव करना है तो ये काम बिहार झारखंड से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को कांग्रेसी कल्चर से बाहर निकालना होगा। जो अवसर मिले हैं उसमें काम करके दिखाना होगा। अगर 25 सालों में कांग्रेस ने कुछ भी काम किया होता, संगठन को मजबूत किया होता, तो आज बहुत ही मजबूत स्थिति में होती। लेकिन होती, काश ऐसा होता। कुछ यही लाइन पिछले 25 सालों में कांग्रेस के अंदर चलता रहा है। दोनों राज्यों में कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। अभी भी अवसर है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में बड़ी सफाई किए बगैर यह संभव नहीं दिखता। अगर कांग्रेस के शीर्ष नेता हिम्मत दिखाएं तो शायद कुछ चमत्कार दिखे, लेकिन चमत्कार तब दिखेगा जब हिम्मत दिखाने के लिए शीर्ष नेतृत्व, या हम कहें कि जो बड़ा चेहरा है, वो सामने आए। लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है, राहुल गांधी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों का डीएनए।
आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बिहार में ऊंची जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए बना सवर्ण आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। सवर्ण आयोग की रिपोर्ट की तैयारी आखिरी दौर में है, लेकिन इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर बीजेपी सवाल उठा रही है। वहीं जेडीयू इसे अपनी उपलब्धि बता रहा है, जबकि आयोग से जुड़े लोग इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। सवर्णों के बहाने राजनीति की तैयारी, कैसे मिलेगा सवर्णों को लाभ? बिहार में सवर्ण आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपने को तैयार है। 27 जनवरी 2011 को नीतीश कुमार की कैबिनेट ने आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, यानी 4 साल हो चुके हैं। सरकार के पास अब काम करने को बहुत कम समय है। इन सब के बीच आयोग की रिपोर्ट के विषय में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल तो इस बात को लेकर है कि यह रिपोर्ट महज 4 महीने में ही कैसे तैयार हो गई। विपक्ष इसे मुद्दा बनाने के मूड में है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास चाहती है, तो स्वर्ण तबकों की स्थिति क्या है, उनके आर्थिक सामाजिक उनके विकास के लिए और क्या किया जा सकता है, तभी संभव था जब स्वर्ण आयोग अपना रिपोर्ट दे। लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आया और मुझे तो इस सरकार के नियत पर, मंशा पर संदेह है। इस आयोग की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट की एक कॉपी जी मीडिया के पास मौजूद है और उसके मुताबिक कुछ अहम बातें हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। 27 जनवरी 2011 को आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिली, लेकिन फाइनल प्रपोजल सबमिट करने में 1 साल लग गए। 28 अप्रैल 2012 को यह प्रपोजल सबमिट हुआ। उसके बाद वर्क ऑर्डर जारी होने में करीब 1 साल और लग गए। फंड के लिए आवेदन 1 अगस्त 2013 को दिया गया और फंड की पहली किस्त 10 जुलाई 2014 को जारी की गई। आयोग की ओर से सवर्णों के वित्तीय और शैक्षणिक सर्वे का काम देख रही संस्था आदरी ने 15 अक्टूबर 2014 को अपना काम शुरू किया। आदरी को 20 जिलों का सर्वे करना था, लेकिन संस्था ने 15 जिलों के सर्वे का काम 2 फरवरी 2015 को पूरा कर रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी। यानी 4 साल का काम 4 महीने में ही पूरा हो गया। इसलिए सवाल इस आयोग की मंशा को लेकर भी उठ रहे हैं, पर जेडीयू को लग रहा है कि इतना होना भी एक उपलब्धि है। इस सलाह तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, सुशील मोदी जी दीजिए कि अगर कलेजा में दम है तो सवर्ण आयोग का कम से कम गठन की अधिसूचना तो जारी कर दे। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश और दिल्ली की सरकार, इसलिए सवर्णों की चिंता नीतीश कुमार जी ने समाज में सुख शांति के माध्यम से किया है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन के भी मानक जल्द से जल्द तय होनी चाहिए। महज 4.5 महीने में तैयार हुई इस रिपोर्ट का बजट 59,73,000 था। आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सैलरी इसके अतिरिक्त है, जो करोड़ों में है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब सर्वे का काम 4.5 महीने में ही हो गया, तो फिर 4 सालों का लंबा इंतजार क्यों? चुनाव से ठीक पहले आने वाले इस आयोग की रिपोर्ट का मकसद क्या केवल वोट बैंक बनाना है? क्योंकि सवाल तो यह भी है कि अगर जनहित की मंशा से इस आयोग का गठन हुआ तो पहल में इतनी देरी क्यों? फिलहाल ये एक ऐसी देरी लग रही है जिसको दुरुस्त आने में अभी और वक्त लगेगा। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो बिहार की नीतीश सरकार की ओर से गठित सवर्ण आयोग की रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन रिपोर्ट आने के पहले उस पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी आयोग के काम पर सवाल उठा रही है, तो वहीं जेडीयू उपलब्धि बता रही है। मतलब साफ है, दोनों पार्टियां राजनीति साधने की कोशिश करेंगी, क्योंकि गरीब सवर्णों के आरक्षण का मुद्दा हाल के दिनों में राजनीति का हॉटकेक रहा है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव सत्ता में आने पर सवर्ण गरीबों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने के वादे बार बार कर रहे थे। इसी के असर या दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ऐलान करना पड़ा था कि दोबारा उनकी सरकार अगर बनी तो सवर्ण आयोग गठित करके वो इस आरक्षण का कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अब लालू नीतीश के साथ हैं और बीजेपी से उनकी सीधी लड़ाई है, तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी विरोध के लिए इसका विरोध कर रही है, या विरोध के पीछे कोई सियासी मकसद भी है? क्योंकि जातिगत आरक्षण के मामले में प्रायः हर दल सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली रणनीति अपनाता है। वोटों के नफा नुकसान की इसमें मुख्य भूमिका होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार आपका खास शो, आपका फेवरेट शो पुरवैया डीएनए ने
असर दिखाया है झारखंड की सियासत पर, बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सोमवार को झारखंड विधानसभा में जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से बच्चों के गायब होने का मामला उठाया। प्रदीप यादव ने बताया कि उन्होंने पुरवैया डीएनए में लापता बच्चों से संबंधित एक रिपोर्ट देखी थी, जिसके आधार पर उन्होंने ये मामला उठाया। पहले से ही इस खबर को लेकर के जनता के सामने पेश कर रही थी। हमें लगता है कि यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है इस राज्य के लिए। सरकार ने भी माना है कि 2005 से अब तक 3800 से भी अधिक लोग गायब हो चुके हैं, बच्चे गायब हो चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं 23 जनवरी को पुरवैया डीएनए में हमने जो रिपोर्ट दिखाई थी। झारखंड के बच्चों पर किसकी नजर? कौन गायब कर रहा है बच्चों को? कहां गायब हो रहे हैं झारखंड के बच्चे? किसके शह पर हो रही है मानव तस्करी? कब तक गायब होते रहेंगे बच्चे? ऐसे कई सवाल हैं जो झारखंड की जनता पूछ रही है, क्योंकि राज्य में गायब होने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चों पर काम करने वाली संस्था की माने तो झारखंड के बच्चे किसी रैकेट का शिकार हो रहे हैं और उनका नेटवर्क देश में ही नहीं विदेशों तक फैला हुआ है। आप पूरे देश में एक और आंकड़ा देखेंगे कि जितना बेघर बच्चों का संख्या है करीब 1 करोड़ के करीब अभी जो सर्वे रिपोर्ट आया था उसके अनुसार, तो ये बेघर बच्चे जब तक इसके पीछे ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं रहेगा तब तक ये बेघर बच्चे देखेंगे कि हर रेड लाइट एरिया पर उनसे भीख मंगवाया जाता है, मोबाइल चोरी का गुर उनको सिखाया जाता है और विभिन्न तरह के क्राइम में इनका उपयोग किया जाता है। तो इसके पीछे ज़रूर एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और बहुत सारे एक बताएंगे उसमें, जैसे कि बहुत बड़ा एक रैकेट काम कर रहा है इसके लिए। झारखंड में मिसिंग चाइल्ड से संबंधित आंकड़े साल 2011 से लेकर अब तक के हैं। वर्ष 2011 में 486 बच्चे लापता हुए, जिसमें 268 लड़के और 218 लड़कियां शामिल हैं। 2012 में 605 बच्चे लापता हुए, जिसमें 310 लड़के और 335 लड़कियां शामिल हैं। 2013 में 645 बच्चे लापता हुए, जिसमें 310 लड़के और 335 लड़कियां शामिल हैं। और साल 2014 में 486 बच्चे लापता हुए, जिसमें 219 लड़के और 267 लड़कियां शामिल हैं। इन 4 सालों को छोड़ दें तो इसके पहले के आंकड़े न सरकार के पास हैं न किसी संस्था के पास। इन आंकड़ों से ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 2222 लापता बच्चों के मामलों में सिर्फ 340 एफआईआर ही दर्ज हो पाया है। और इसी खबर का असर हुआ जब प्रदीप यादव ने इस मसले को उठाया सदन में। आपको सुनाते हैं प्रदीप यादव ने किस तरह से पुरवैया डीएनए की तारीफ की। पुरवैया ने इस डीएनए में इस खबर को प्रमुखता से लाया था और वो जब मेरे ध्यान में आया तो हमने इसको सदन में लाने का प्रयास किया। जी, पुरवैया ने इस डीएनए में इस खबर को प्रमुखता से लाया था और वो जब मेरे ध्यान में आया तो हमने इसको सदन में लाने का प्रयास किया। तो जाहिर है पुरवैया डीएनए को लगातार आपका प्यार मिलता रहा है। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने कार्यक्रम में वैसे मुद्दों और सवालों को उठाएं जिससे समाज का कल्याण हो और एक मजबूत समाज का निर्माण हो। इस दिशा में की गई हमारी कोशिशों को जब आप लोगों की तारीफ सुनने को मिलती है तो हम सबका उत्साह बढ़ जाता है और जिम्मेदारियां पहले से दोगुनी हो जाती हैं। यकीन कीजिए आगे भी हम ऐसी रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। फिलहाल पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।